हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक, और उसमें मैं आप लोगों को बताई दो टाइप्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देन इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव था उसको फर्दर डिवाइड किया गया था 4 टाइप्स में, जिसमें मैं आप लोगों को 4 टाइप्स का बताई थी। और उसमें जो पहला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो अभी जाकर देखिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो उसको भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक जल्दी से पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ अब हम देखने आने हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? तो यहाँ पे जो डेटा हम लोग रिसर्च के थ्रू जो कलेक्ट किए रहते हैं उसको ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डेटा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ ए मोस्ट कन्वीनियंट। ठीक है, बहुत कन्वीनियंट है, ईजी है यूज़ करने के लिए। और इसमें क्या होता है, जो रिजल्ट हम लोग यहाँ प्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स के रूप में, वो बहुत अच्छे से हम लोग को ईजी वे में समझ में आ जाता है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है कि इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ द एंटायर डाटा। मतलब जो जितने भी एंटायर जो डेटा है उसके बारे में पूरा ओवरऑल व्यू दे देता है। मतलब एक बार अगर हम लोग ग्राफ्स को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये बताना क्या चाह रहा है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, और हम लोग को रिजल्ट भी तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ यूजुअली मोर अट्रैक्टिव देन द अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब कि ये जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। अगर हम लोग बहुत सारा अगर रिप्रेजेंटेटिव डाटा को देखें तो वो ज़्यादा उतना अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन ये डायग्राम फॉर्म में रहता है तो हम लोग इसको ईजी वे में समझ भी सकते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल भी रहता है। देन इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज डाटा थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं डाटा का, तो बहुत ज़्यादा ईजियर, अंडरस्टैंड करने में ईजी भी रहता है और मेमोराइज करने में भी ईजी रहता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए फैसिलिटेड कंपेरिजन ऑफ द डेटा रिलेटिंग टू द डिफरेंस पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। तो ये क्या करता है, अगर दो टाइप्स के डेटा हैं हमारे पास, ठीक है, दो टाइप्स के डेटा हैं, तो हम लोग उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस में ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, किस में कम कैरेक्टरिस्टिक है। ये सबको हम लोग इवोल्यूएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और इसको डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में और डिफरेंट ओरिजिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है हमारा, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक। देन देखेंगे हम कंस्ट्रक्टिंग द डायग्राम या ग्राफ्स। मीन्स जब हम डायग्राम या ग्राफ्स बनाएंगे डेटा का, तो उस समय हम लोग को क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इट शुड हैव द टाइटल एंड द इंडेक्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए ऊपर में और इंडेक्स भी होना चाहिए, जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में छोटा सा टाइटल दे दे, जिससे कि हम समझ सकें कि किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड पॉइंट कि द प्रोपोर्शन बिटवीन द विड्थ एंड द हाइट शुड बी द बैलेंस। मतलब इसमें जो विड्थ और हाइट रहता है वो बैलेंस रहता है, उसका प्रोपोर्शन इक्वल रहता है। अगर 5 सेंटीमीटर विड्थ है तो हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, मतलब दोनों इक्वल ही रहते हैं। देन है द सेलेक्शन ऑफ द स्केल मस्ट बी अप्रोप्रिएट। मतलब जो भी हम लोग स्केल को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बहुत सारे बताऊंगी कि किस किस टाइप के ग्राफ्स रहते हैं, तो उसको अप्रोप्रिएट वो होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है फुट नोट्स में बी इंक्लूडेड वेन एवर इज नीडेड। जब हमें नीडेड है फुट नोट्स क्या होता है कि इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को कि फुट नोट्स क्या होता है। जो भी ग्राफ्स में एक यूनिक वर्ड दिया रहता है, जिसका अगर मीनिंग नहीं पता है तो उसका मीनिंग को नीचे में फुट नोट्स के रूप में दिया जाता है, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, इसके बाद ये जो है फुट नोट्स को इंक्लूडेड किया जाता है ग्राफ्स के जस्ट नीचे, ताकि हम लोग समझ सकें। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ द सिंप्लिसिटी मस्ट बी कीप्ड इन माइंड। तो सिंप्लिसिटी होना चाहिए, मतलब इतना सिंपल बनाना है हम लोग को ग्राफ्स को कि हर जो पर्सन है उसको समझ सके, इतना सिंपल वे से होना चाहिए। देन है नीटनेस एंड क्लीननेस
इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफ मस्ट बी इंश्योर्ड। तो ये भी हम लोग को इंश्योर करना है कि जो ग्राफ्स बना रहे हैं वो नीट और क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये क्या कर देता है, ये डिफ़िकल्ट कर देता है समझने में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, नीट एंड क्लीन रखना है जो भी ग्राफ्स को बना रहे हैं। ये हमारा था कि जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डायग्राम या ग्राफ्स को तो हम लोग अपने माइंड में क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम या ग्राफ्स की ओर। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम और ग्राफ जो है बहुत टाइप्स के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बार डायग्राम, देन है पाई डायग्राम, देन है हिस्टोग्राम, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, लाइन ग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, स्कैटर डायग्राम, पिक्टोग्राम एंड मैप डायग्राम। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बार डायग्राम, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे बार डायग्राम प्रेजेंट किया गया है। तो इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि इट इज़ ए कन्वीनियंट ग्राफिकल डिवाइस है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, ईजी है, ईजिली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या जो होता है, ये पर्टिकुलरली यूज़ किसके लिए किया जाता है, नॉमिनल एंड द ऑर्डिनल डेटा। तो जो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा है इसके बारे में पहले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके उसमें देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। जैसे नॉमिनल डेटा में क्या होता है कि जेंडर में मेल और फीमेल ले लीजिए, और जो ऑर्डिनल जो रहता है वो ऑर्डर में रहते हैं, जैसे हेल्थ स्टेटस में पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। तो ये मतलब एग्जाम्पल है ना नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा का। तो ये इसका भी ये विशेष रूप से इसी का यूज किया जाता है इसमें बार ग्राफ्स में। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि दो टाइप्स के दिए हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो वैसे ही मेल और फीमेल का अगर हम लोग रेशियो देखना चाहें कि एजुकेशन रेशियो कितना है, तो हम लोग ऐसे बार ग्राफ के थ्रू हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेजिटेरियन का देख लीजिए कितना है, 72, और जो मेल का वेजिटेरियन कितना है, 28। तो ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेजिटेरियन है वो 72% है और जो नॉन वेजिटेरियन है वो 28% है, ये 100% में से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ वेजिटेरियन है, तो हम लोग इसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादा है और नॉन वेजिटेरियन है वो कम है, ठीक है। तो ये है हमारा बार डायग्राम। इसमें और कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि ये इट इज़ ए ईजी मैथड adopted for the visual comparison of the magnitude of the difference frequency। मतलब यहाँ पे डिफरेंस फ्रीक्वेंसी दिख रहे हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण मतलब किसी का साइज, स्ट्रक्चर, क्वांटिटेटिव फिगर या फिर शेप। मतलब यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्वांटिटी एक दिख रहा है कि वेजिटेरियन का क्वांटिटी कितना है और नॉन वेजिटेरियन का क्वांटिटी कितना है। तो इसको हम लोग ईजिली कंपेयर कर सकते हैं विजुअली, ठीक है, देख के ही पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वेजिटेरियन जो है 72% है, मतलब ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन 28% मतलब कम है, ठीक है। तो इससे हम लोग ईजिली कंपेयर कर सकते हैं बार ग्राफ के थ्रू। इसके बाद और क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो लेंथ जो रहता है बार का वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरेक्टर। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का जितना फ्रीक्वेंसी है उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ वेजिटेरियन जो है 72% है, नॉन वेजिटेरियन है और 28% है, ठीक है। और ये जो बार चार्ट है उसको और क्या कर सकते हैं, उसको वर्टिकल बार चार्ट भी कहते हैं। किस केस में वर्टिकली बार चार्ट कहते हैं, जबकि जब जो बार रहता है वो प्लेस्ड रहता है वर्टिकली। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्टिकली जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अगर उसमें अगर प्लेस रहता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकली बार चार्ट। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल है, जो कि नीचे जो लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, तो अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, ठीक है। तो ये जो रहता है वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं जो बार चार्ट रहता है वो। तो देखते हैं इसमें मेनली 3 टाइप्स होता है बार चार्ट का, सिंपल होता है, मल्टीपल होता है, प्रोपोर्शन बार चार्ट, ठीक है। यहाँ जो आप अभी देख रहे हैं वो क्या है, एक सिंपल बार चार्ट है जिसमें कि सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे जो कि मल्टीपल बार चार्ट है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मल्टीपल बार चार्ट में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एंड लैंड। तो ये किसको शो कर रहा है, पॉपुलेशन एंड लैंड के। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एशिया, अफ्रीका और
यूरोप का लैंड और पॉपुलेशन दिखाया गया है। तो जो पॉपुलेशन है वो ऑरेंज कलर का है और जो लैंड है वो पिंक कलर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एशिया है उसका परसेंटेज हाई है, ठीक है। उसका देखिए पॉपुलेशन जो है 60% है और जो लैंड है वो 40% है। और जो अफ्रीका है उसका जो पॉपुलेशन है वो 40% है और लैंड जो है वो 30% है। और यूरोप का देखिए कि जो पॉपुलेशन है वो 26% है और जो लैंड है वो 30% है। तो ये मल्टीपल बार चार्ट जो है वो शो कर रहा है मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल क्या है, मल्टीपल कंट्री हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तो सबका ये शो कर रहा है पॉपुलेशन और लैंड कितना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड, जिसका प्रोपोर्शनिएट बार चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ हम मल्टीपल वाले में देखे कि थे कि जो तीनों कंट्री का जो पॉपुलेशन और लैंड का जो फ्रीक्वेंसी था, जो परसेंटेज था, वो अलग अलग था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है, एक प्रोपोर्शन में आ गया है। जैसे यहाँ कलर वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि जो ऑरेंज है वो एशिया है और पिंक है वो, और जो वाइट है वो यूरोप है, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन और लैंड में देख लीजिए, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा किसका है, एशिया का है 60%, अफ्रीका का है 40% एंड यूरोप का है 26%, ठीक है। एंड लैंड में देख लीजिए कि एशिया का कितना है 40%, अफ्रीका का है 30% और यूरोप का है 30%। तो ये प्रोपोर्शन में कर दिया है। तो इससे भी हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन से देश का, कौन से कंट्री का पॉपुलेशन कितना है और लैंड कितना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पाई डायग्राम, ठीक है। तो इसमें जो रहता है ये यूज़फुल किसके लिए रहता है, ये एज ग्रुप या फिर जेंडर या ऑक्यूपेशनल ग्रुप के लिए जो पॉपुलेशन में है उसके लिए यूज़फुल ये रहता है। मतलब ये किसी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है ये वाला डेटा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड एज इन जम्मू, मतलब जम्मू में जो हेल्थ प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज के उन लोगों का दिया गया है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ। और ये जो रहता है इसका मेन ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि इसमें जितने भी वैल्यू जो रहते हैं वो परसेंटेज बेस पे रहता है। जैसे कि जो हाइपर यहाँ पे जो गोला है वो 360 डिग्री का रहता है जो कि डिवाइड किया गया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि हाइपरटेंशन जो कि ऑरेंज कलर में है वो 32% है और जो डायबिटीज़ है वो पिंक है वो 40% है, आर्थराइटिस जो है वो 8% है जो कि ग्रीन में है, एंड द सेंसरी वाला प्रॉब्लम जो है जिसमें कि आई, नोज़ ये सब आता है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो पर्पल में है जो कि 20% है। तो यहाँ कुल मिला के कितना हो गया 100%, जिसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं जो भी डेटा है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। जहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि जो 40% है, 40% क्या है यहाँ पिंक वाला डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ कहाँ, जम्मू में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में होने वाला डिसीज़ है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे कम है वो कौन है, जो कि 8% है जो कि आर्थराइटिस है, ठीक है। तो यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा डिसीज़ जो है वो जम्मू में ओल्ड एज पीपल्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इसमें हाईएस्ट लेवल पे रहेगा हमारा डायबिटीज़, देन है हाइपरटेंशन, देन उसके बाद आएगा हमारा सेंसरी वाला प्रॉब्लम, देन आर्थराइटिस। तो इसको हम लोग ईजिली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और ये जो टोटल एरिया रहता है जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है पूरा एंटायर डाटा को ही ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये था हमारा पाई डायग्राम। इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्टोग्राम प्रेजेंट किया गया है। हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ द मेल्स इन द डिफरेंट एज ग्रुप। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो डिफरेंट एज ग्रुप में नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, ठीक है। मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कितने मेल हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम में दर्शाया गया है, यहाँ पे आप इसमें 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन रहता है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में एज इन ईयर दिया है, ठीक है। जो मेंस का एज कितना ईयर में वो दिया गया, जैसे कि पहले है 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, ये क्या है एज है मेंस का। फिर उसके बाद जो ऊपर दिया है वर्टिकल लाइन में जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मेल्स, मतलब इस फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मेल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें वही 2 लाइन रहता है, वही हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को इसको स्टेप है हिस्टोग्राम को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है कि
वर्टिकल बार्स आर द एरिया ऑफ विच द प्रोपोर्शन इज द फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेड, मतलब जो वर्टिकल्स होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है नंबर ऑफ मेंस को, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन क्लास इंटरवल आर इक्वल फ्रीक्वेंसी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस and the variables are on x axis and adjacent the rectangle are constructed। तो जैसा कि यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेक्टेंगल बना है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी जो है वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पहला वाला में देख लीजिए कि 15 से 20 ईयर में फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस से ले आते हैं एक, और जो वेरिएबल्स जो एक्स एक्सिस में है उसको दोनों को मिला के एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले में क्या दिया है कि जो 15 मेंस हैं, ठीक है, जो 15 मेन हैं वो कितने साल के हैं, 15 से 20 साल तक के हैं। तो वो एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे सेकेंड में देख लीजिए कि जो 20 मेंस है वो 20 से 25 साल तक के हैं। तो ऐसे ऐसे क्या किया गया है, उसको एक हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है कि कितने जो मेन है वो कितने एज ग्रुप के हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है कि 30 to 35 एज वाले जो हैं वो 60 मेंस लोग हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम लोग ईजिली समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है कि इसमें मैं डिफरेंस बता देती हूँ कि जो हिस्टोग्राम है वो उसमें बार डायग्राम से कैसे वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो जो बार डायग्राम रहता था वो 1 डायमेंशनल रहता था, मतलब उसमें या तो हॉरिजॉन्टल यूज किया जाता था या तो वर्टिकल यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ हिस्टोग्राम में हम दोनों यूज करते हैं, हम एक्स एक्सिस भी यूज करते हैं, वाई एक्सिस भी यूज करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों यूज किया जाता है, बोथ लेंथ को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेम ये हिस्टोग्राम जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेक्टेंगल रहता है, जो ईच रेक्टेंगल के जो मिड पॉइंट रहता है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए से जो निकला है वो मिड पॉइंट ब्लू वाले से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट किससे कनेक्टेड है, रेड वाले की मिड पॉइंट से, फिर ग्रीन वाले की मिड पॉइंट से, उसके बाद पर्पल वाले की मिड पॉइंट से, ठीक है। तो ये एक कर्व बना देता है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी में दिया है, कितने नंबर्स हैं, तो 0, 20, 40, 60 ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे में क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर, उनका हाइट कैसा है, तो उसके हिसाब से फिर उनको जो हाइट है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट वाले में देखिए ब्लू वाला, लगभग 75 जो स्टूडेंट हैं उनका जो हाइट है वो 140 से 150 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये एक क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो उसके मिड पॉइंट से उसको जोड़ के फिर सेकंड वाले की मिड पॉइंट से जोड़ के ऐसा एक कर्व बना दिया जाता है, जो कि डाटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। हम लोग स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम विद द गिवन डेटा। तो जो भी डेटा दिया गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड वाला, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द अपर हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल विद द एडजेसेंट 1 by 1 स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें जो रेक्टेंगल है उसके जो टॉप में अपर पार्ट में क्या करेंगे, मिड पॉइंट में वहाँ से लेके हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचते जाएंगे और एक बड़ा लाइन बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, क्लोज द पॉलीगॉन एट द बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बाय द एक्सटेंडिंग देन टू द बेस लाइन। उसके बाद दोनों जो पॉलीगॉन बनाए हैं उसमें से दोनों एंड को क्या करेंगे, एक्सटेंड करके बेस लाइन से उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि ईच एंड वुड हैव टू बी द इंक्लूडेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, मतलब जो भी एंड वाला जो पॉइंट है उसको 0 फ्रीक्वेंसी लिया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि हिस्टोग्राम जैसा ही होता है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें बस मिड पॉइंट से जोड़ दिया जाता है और एक कर्व बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लाइन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइव ग्राफ को प्रेजेंट किया गया है। तो इसमें क्या है, लाइन ग्राफ प्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड इन द दिल्ली एंड द मुंबई ड्यूरिंग द 2001 to 2007, ठीक है। 2001 से 2007 तक मुंबई और दिल्ली में कितना कार बेचा गया है उसको लाइन को प्रेजेंट किया गया है। तो इसमें मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो इसमें क्या रहता है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है
कि जो इसको यूज़ किया कब किस लिए किया जाता है, जो कि कलेक्टेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत लंबा पीरियड्स में अगर इसको डाटा को कलेक्ट किया गया है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि 2001 में, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7 मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसके लिए, उसके लिए ये वाला ग्राफ्स का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या रहते हैं, इसमें एक्स एक्सिस रहते हैं और वाई एक्सिस रहते हैं। तो जो एक्स एक्सिस रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है 2001, 2003, ये पूरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और जो वाई एक्सिस रहते हैं उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है 100, 200, ये क्या है, नंबर हैं कि इतने जो कार हैं बेचे गए हैं। और इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो वाई एक्सिस रहती है, जो वर्टिकल लाइन है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो 123 से स्टार्ट है, मतलब वो 0 से स्टार्ट नहीं है। बाकी जो हम लोग ग्राफ देखे वो 0 से स्टार्ट था, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं रहता है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट रहता है, जहाँ से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ 123 से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुआ है तो वहीं से जो है लाइन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसको एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करते जाते हैं। जैसे कि 2001 में 123 कार बेचा गया और वहीं 2002 में 203 कार बेचे गए। ये किसका फ्रीक्वेंसी है, ये ऑरेंज वाला है, और ऑरेंज वाला किसका फ्रीक्वेंसी है, दिल्ली का। तो यहाँ देखिए जो स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। वैसे ही आगे भी 2003, 2004 जितने कार जो है बेचे गए उसको क्या किया गया है, लाइन से, स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। वैसे ही मुंबई में क्या हुआ है, मुंबई में देखिए शुरू 2001 में 456 कार जो है वो बेचे गए। उसके बाद 2002 में 402 कार बेचे गए, फिर 2003 में 387 कार बेचे गए। ऐसे करते करते जितने भी 2007 तक बेचे गए उसको स्ट्रेट लाइन से एक ड्रॉ कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं कि दिल्ली में शुरू में स्टार्टिंग में 2001 में बहुत कम कार जो है बेचा गया था, और वहीं मुंबई में क्या हो गया था, सबसे ज़्यादा कार बेचे गए थे। लेकिन जो दिल्ली में देखिए धीरे धीरे 2007 तक जो कार का बेचने का जो रेट है वो बढ़ते गया है, 486 हो गया। और वहीं जो मुंबई है वहाँ जो कार सबसे 2001 में सबसे ज़्यादा था वो 2007 तक आते आते कम हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि दो जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। था हमारा लाइन ग्राफ। इसके बाद हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर इसको और कहा जाता है ओ गिव, ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि एज ग्रुप ईयर में दिया है, जो कि 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40 दिया गया है। और नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं, मतलब 15 जो मेल्स हैं वो 15 से 20 साल के हैं, 20 जो मेल्स हैं वो 20 से 25 साल के हैं, 40 जो मेल हैं वो 25 से 30 साल के हैं, और जो 60 मेल हैं वो 30 से 35 साल के हैं, और जो 50 मेल हैं वो 35 से 40 साल के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को इनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कि जो नंबर ऑफ़ मेल्स दिए हैं वो 15 है, ठीक है। 15 से वो नीचे वाले ही होंगे, तो हम लोग को 15 लेना है। उसके बाद 15 को हम लोग को ऐड करते जाना है जो नंबर ऑफ़ मेल्स हैं उनसे, ठीक है। तो 15 को अगर 20 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35, ठीक है। फिर 35 को फिर से इंटू नेक्स्ट जो मेल नंबर ऑफ़ मेल्स है उसको ऐड करेंगे तो 45 से करेंगे तो कितना आएगा, 75। फिर 75 को फिर हम 60 से ऐड करेंगे तो 135 आ गया। देन 135 को 50 से ऐड करेंगे तो आएगा 185। तो इसमें हम जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ जो एक्स एक्सिस है उसमें पूरा एज वाइज दिया है कि एज कितना है, और जो वर्टिकल वाला लाइन है मतलब वाई एक्सिस जिसमें नंबर ऑफ़ मेल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे 15 है स्टार्टिंग पॉइंट, तो 15 में क्या किए, 20 को जोड़े तो 35 आया, ठीक है। तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से मैं जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल बताई वैसे ही ऐड करते जाना है उसके एज के साथ, और फिर हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाता है, और इसे एक कर्व के रूप में बना दिया जाता है जो कि फ्रीक्वेंसी है। ये था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देन इसके बाद हम देखेंगे स्कैटर
और फिर डॉटेड डायग्राम, ठीक है, इसको स्कैटर बोलते हैं, फिर डॉटेड डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि ये डॉट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये शो करता है को रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स और वाई दो एक्सिस हैं, तो दोनों में क्या दो वेरिएबल्स हैं। जो एक्स एक्सिस है इसमें क्या है, मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100, मतलब आउट ऑफ 100 में कितना मार्क ऑब्टेन किए हैं, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो सेकेंड वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों दोनों के बीच क्या को रिलेशन को एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एग्जांपल में जैसे दिया है कि स्टूडेंट, ये जो स्कैटर डायग्राम है वो शो कर रहा है कि स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स गेन किए हैं। हाँ, ये जो स्कैटर डायग्राम होता है वो दो टाइप्स का होता है, नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है और पॉजिटिव कोरिलेशन भी होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन को दिखाया गया है, जिसमें कि जो स्टूडेंट है वो आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स जो है, देखिए इनका घटता गया है। शुरू में तो जो आउट ऑफ 100 पहले तो 2 स्टूडेंट लाए, उसके बाद क्या हो गया, 100 से कम होता गया। देखिए वो जो कर्व है वो नीचे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा 15 तक, 50 से भी कम तक पहुंच गया है, ठीक है, लगभग 45 तक। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन को बता रहा है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर क्या होता, ये बढ़ते ही जाता, मतलब ये इक्वल में ही रहता, 100 to 100 में ही रहता। तो ये बता रहा है कि जो टू वेरिएबल्स है उसमें ये कोरिलेशन बता रहा है कि रिजल्ट मतलब 100 में वो कितना नंबर ला रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। तो शुरू में देखिए कि 2 स्टूडेंट जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 ही लाए, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो 4 स्टूडेंट हैं, 4 या 5 के बीच में है, वो स्टूडेंट क्या है 100 से कम लाए। उसके बाद धीरे धीरे देखिए ये 12 जो स्टूडेंट है वो लगभग 45 100 में से 45 नंबर लाए। तो ये क्या नेगेटिव कोरिलेशन को बता रहा है। अगर पॉजिटिव होता तो ये 100 जो है वो 100 ही रहता, उससे कम नहीं होता, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन को बताता। ये था हमारा डॉटेड डायग्राम, क्योंकि इसको डॉट के थ्रू हम शो करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पिक्टोग्राम, जिसको बोलते हैं पिक्चर डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अकरेंस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को इसमें प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कुछ भी अगर इवेंट हो रहा है, कुछ अकर हो रहा है, जैसे कि अटैक हो गया, या डेथ हो गया, या नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गया, या एडमिशन, एक्सीडेंट या डिस्चार्ज, जो भी पॉपुलेशन में हो रहे हैं उसको यहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी को या उस इवेंट को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल पे देख लीजिए कि डेवलपमेंटल कंट्रीज, ठीक है, तो ये भी क्या है कि इवेंट है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हाई इकोनॉमिक क्लास, मिडिल इकोनॉमिक क्लास एंड द बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर में बताया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ हाई इकोनॉमिक क्लास वाले कितने हैं, एंड मिडिल इकोनॉमिक क्लास वाले कितने हैं, एंड बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले ज़्यादा हैं और हाई इकोनॉमिक क्लास वाले कम हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, किसी भी फ्रिक्वेंसी को, या कोई इवेंट को, या किसी पॉपुलेशन को इस पिक्चर के थ्रू जो दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं पिक्टोग्राम या फिर पिक्चर डायग्राम। इसके बाद हम देखेंगे मैप डायग्राम या फिर स्पॉट मैप, ठीक है। तो यहाँ मैप के थ्रू किसी भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक को शो किया जाता है। जहाँ यहाँ पे किया गया है सर्वे, जो कि ब्लू कलर में दिख रहा है, उसमें क्या है सर्वे डाटा जो कि सर्वे किया गया है, और जो ऑरेंज कलर है वो क्या है नॉट सर्वे डाटा, ठीक है। तो यहाँ सर्वे नहीं किया गया, तो इसको एक मैप के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को। ये था हमारा लास्ट जो था वो मैप डायग्राम या फिर स्पॉट मैप। तो आज हम लोग देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसको कि हम ग्राफ्स के रूप में कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंस टाइप के देखे, जिसमें कि पहला था हमारा बार डायग्राम, देन पाई डायग्राम, देन उसके बाद था हिस्टोग्राम, उसके बाद था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देन लाइन ग्राम, देन उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, देन स्कैटर डायग्राम, देन पिक्टोग्राम, देन मैप डायग्राम। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।